Hello children, now in this video we are going to talk about DNA fingerprinting. This is a very important technique because with the help of this technique nowadays so many criminal cases, murder cases और the parental issues can be resolved. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आने के बाद संभव हो पाया कि डीएनए को प्रॉपर स्टडी किया जाए, उसको इकट्ठा किया जाए, उसकी प्रॉपर स्टडी करके जो है रिलेशनशिप निकाली जा सके, जिसके कारण ये सारी एडवांटेजेस जो मैंने आपको अभी गिनवाई वो हो पाई. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. This is one of the very important topic from this unit. DNA fingerprinting को DNA profiling भी कहा जाता है. So you should be aware कि इसके और भी important नाम हैं जो competitive exams के लिए important होते हैं. Profiling और DNA profiling के साथ साथ DNA fingerprinting को molecular profiling भी कहा जाता है. Okay, so DNA fingerprinting is also known as DNA profiling or this is also called as molecular profiling. ये इसके और दो नाम हैं. Now, as we very well know that किसी भी human being में DNA जो है वो दो तरीके का है. मतलब टोटल जीनोम जो है ह्यूमन बीइंग का उसको हम दो तरह के डीएनए में डिवाइड कर सकते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टडीज जो डीएनए है वो डेंसिटी के आधार पर, डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी ग्रेडियंट, डीएनए को दो टाइप से बताया गया कि ये दो तरह का होता है. ठीक है, एक कहा गया बल्क डीएनए. बल्क मतलब जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है. बल्क का मतलब ये होता है कि इट इज इन लार्ज क्वांटिटी. और दूसरा कहा गया सैटेलाइट डीएनए. अब इन दोनों में अंतर क्या है? हमारा जो डीएनए है, चाहे मेरा हो या आपका हो या किसी हमारे फ्रेंड का हो या किसी भी XYZ इंडिविजुअल का डीएनए हो, सबका बल्क डीएनए वाला पोर्शन सेम होता है, सबका. अब ध्यान दें, क्वांटिटी ऑफ बल्क डीएनए कितनी होती है. तो बल्क डीएनए जो होता है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग में 99.9% जो डीएनए होता है वो बल्क डीएनए होता है. और ये 99.9% डीएनए सबका सेम है. पूरी दुनिया में जितने भी एक स्पीशीज की ऑर्गेनिज्म है, एक स्पीशीज मतलब जितने भी होमोसेपियंस है, जैसे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब होमोसेपियंस हैं, हम सब में 99.9% डीएनए सेम है. ये कितने आश्चर्य की बात है कि फिर भी कितनी वैरायटी है. किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता. यहाँ तक कि आपने अगर पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि ट्विंस बच्चे, साथ पैदा हुए बच्चे जो कई बार एक जैसे दिखते हैं, उनके भी जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं. तो कितनी वैरायटी है, और वो पूरी की पूरी वैरायटी इस सैटेलाइट डीएनए के कारण है. जो भी डिफरेंसेस हैं, जितने भी डिफरेंसेस हैं वो सारे इस 0.1% के कारण है. क्योंकि बल्क डीएनए जो 99.9% है ये तो सबका सेम है, कोई अंतर ही नहीं है. सो द डिफरेंस इज ओनली ऑफ 0.1% एंड दैट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट डीएनए. और यही सैटेलाइट डीएनए हर इंडिविजुअल को एक दूसरे से अलग और यूनिक बनाता है. नाउ द क्वेश्चन कम्स, हम पढ़ रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग was given by a person called as Alec Zeffrey. So the concept of DNA fingerprinting was given by Alec Zeffrey for the first time. और डीएनए को डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, बल्क डीएनए और सैटेलाइट डीएनए. मैंने दोनों में डिफरेंस बता दिया है. अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक है उसका बल्क डीएनए से कोई लेना देना नहीं है. दैट इज ऑल गवर्न्ड बाय द सैटेलाइट डीएनए. अब इसी को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, मगर फिर भी कुछ चीजें हम और नोट कर लेते हैं. बल्क डीएनए इज कॉल्ड एज कोडिंग डीएनए. बल्क डीएनए कोडिंग डीएनए है. ठीक है. और जो सैटेलाइट डीएनए है
सैटेलाइट डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कोडिंग डीएनए, यानी ये कुछ भी कोड नहीं करता। वैसे देखा जाए तो नॉन कोडिंग डीएनए कहने का मतलब है कि ये किसी काम का ही नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज। सारा का सारा काम तो बल्क डीएनए का है, मगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक में काम कौन आता है? सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, इट्स अ नॉन कोडिंग पार्ट। बट अब सैटेलाइट डीएनए ये चीज यहीं खत्म होती है, क्योंकि हमें पढ़ना है फिंगरप्रिंटिंग, तो फिंगरप्रिंटिंग में सैटेलाइट डीएनए को आगे लेकर हम बात करेंगे। तो सैटेलाइट डीएनए फर्दर दो तरह का होता है। पहला है मिनी डीएनए, मिनी सैटेलाइट डीएनए, क्योंकि सैटेलाइट डीएनए के टाइप्स हैं, तो मिनी सैटेलाइट डीएनए और दूसरा है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। ये दो टाइप्स हैं किसके? सैटेलाइट डीएनए के फर्दर दो टाइप्स हैं, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। अब ये जो मिनी और माइक्रो है, इनमें आपस में क्या डिफरेंस है? तो ध्यान रखिए, मिनी सैटेलाइट डीएनए की जो लेंथ होती है दैट इज ऑफ 10 to 60 बेस पेयर्स, 10 से 60 बेस पेयर की होती है। और इनके जो यानी 10 to 60 बेस पेयर्स की रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है। और जो माइक्रो हैं वो उनसे भी छोटे हैं, उनसे भी छोटे हैं, तो इनका क्या लेंथ होगा? इनकी लेंथ होती है जस्ट ऑफ 1 to 8 बेस पेयर्स। तो ये भी कॉम्परेटिव में आ सकता है कि मिनी सैटेलाइट डीएनए की लेंथ कितनी है और कितने रिपीटेटिव सीक्वेंस है, तो 10 to 60 बेस पेयर, और माइक्रो में कितने हैं? 1 to 8 बेस पेयर। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मिनी सैटेलाइट डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज VNTR। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज VNTR। मैं इसके फुल फॉर्म आपको बताऊंगी, उससे पहले आप नोट करें कि माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज STR। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो तैयार हो रहे हैं। सो व्हाट इज द अदर नेम फॉर मिनी सैटेलाइट डीएनए? आंसर इज VNTR। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ माइक्रो सैटेलाइट डीएनए? आंसर विल बी STR। अब इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। सो VNTR स्टैंड्स फॉर वेरिएबल नंबर, V for variable, N for number, T for tandem, and R for repeat. So VNTR represents variable number tandem repeats, whereas STR represents short tandem repeat. So ये अंतर होता है मिनी और माइक्रो सैटेलाइट डीएनए में। अब जो आपने ये सैटेलाइट डीएनए का क्लासिफिकेशन अभी पढ़ा कि सैटेलाइट डीएनए इज ऑफ 2 टाइप्स, मिनी एंड माइक्रो, ये जो क्लासिफिकेशन है सैटेलाइट डीएनए का, ये किस बेसिस पे है? इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज द बेस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, तो ये जो क्लासिफिकेशन आपने अभी देखा है सैटेलाइट डीएनए का, ये 3 पॉइंट्स पर इनको क्लासिफाई किया गया है। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 3 थिंग्स। 3 चीजों के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है। पहला है बेस पेयर रेशो। बेस पेयर पता है आपको? प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स का रेशो, यानी आप ये कह सकते हैं कि AT और CG का रेशो। सो रेशो ऑफ बेस पेयर लिख लें या AT-CG रेशो लिख लें। पहला चीज जिस पर जो है ये क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है। दूसरा है लेंथ ऑफ डीएनए, या आप कह सकते हैं लेंथ ऑफ सीक्वेंस, कि बेस पेयर्स की लेंथ कितनी है। देन हाउ मेनी टाइम्स द सीक्वेंस इज रिपीटेड। तीसरी चीज है हाउ मेनी टाइम्स द सीक्वेंस इज रिपीटेड। अब इसका क्या मतलब है, इसको जरा मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी। इस हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द सीक्वेंस इज रिपीटेड को हम कॉपी नंबर भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए कि कोई डीएनए का फ्रेगमेंट है, ठीक है, उस पर जो है हम बना लेते हैं, सपोजिंगली एक डीएनए का फ्रेगमेंट है। इस डीएनए के फ्रेगमेंट पे ATCG, ATGC, AATT ऐसी सीक्वेंस चलती चली आ रही है। अब आप देखें कि मैं पहले इसे कंप्लीट कर लूं, फिर आपको समझाऊंगी। ये अब इसमें जो मैंने लिखा है कि कॉपी नंबर क्या है, तो आप यहां देखें कि ATCG एक बार आया,
उसके बाद ATCG यहाँ दोबारा आया, उसके बाद ATCG यहाँ तीसरी बार आया। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज हाउ मेनी टाइम्स द सीक्वेंस इज रिपीटेड, एंड इसी को कहते हैं कॉपी नंबर। ये 3 बार रिपीट हुआ तो इसकी कॉपी नंबर 3 हो गई। सो जस्ट आई टुक अ रैंडम एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन कि कॉपी नंबर क्या होता है, और इस क्लासिफिकेशन के थर्ड बेस की हाउ मेनी टाइम्स द सीक्वेंस इज रिपीटेड का क्या मतलब है। तो ये सीक्वेंस 3 बार रिपीट हुई है, सो इट मेक्स द कॉपी नंबर ऑफ दिस DNA। और ये 3 बातें जो मैंने आपको बताई कि जिनके बेसिस पे सैटेलाइट DNA का ये क्लासिफिकेशन मिनी और माइक्रो में किया गया। अब यहाँ आप एक और चीज देखें जो आपको क्लियरली समझ आना चाहिए कि जिस डिफरेंस की आप बात कर रहे हैं कि बल्क DNA जो है, जब आप इनको डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से सेपरेट करेंगे तो आपको जो है 2 पीक्स मिलते हैं। एक मिलता है बड़ा पीक और एक मिलता है बहुत छोटा सा पीक। ठीक है, अब ये जो बड़ा पीक है वो बल्क DNA को रिप्रेजेंट करता है, और जैसा कि मैंने बताया कि दिस बल्क DNA, सो एज आई टोल्ड, बल्क DNA जो है वो हर इंडिविजुअल में सेम होता है। दिस इज सेम इन ऑल इंडिविजुअल्स, जबकि ये जो सैटेलाइट DNA है, छोटा वाला पार्ट, दिस इज द स्मॉलर पार्ट, एंड इसी को सैटेलाइट DNA कहते हैं। एंड यू शुड नो कि यही जो है वो हर इंडिविजुअल में यूनिक होता है, यानी अलग होता है, और इसकी जो परसेंटेज है वो सिर्फ 0.1% होती है। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। राइट, अब यहां पर अगर हम क्लासिफिकेशन पे वापस चलें तो बेस क्या था DNA फिंगरप्रिंटिंग का। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेस थे VNTRs, दैट इज वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, क्योंकि यही यूज होते थे DNA को पहचानने में। अब ये सारे कॉन्सेप्ट जो थे, जो हमने पढ़े DNA फिंगरप्रिंटिंग के कॉन्सेप्ट थे, नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेथोडोलॉजी ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। सो मेथड्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, इसमें हम बात करेंगे कि इस प्रोसेस की स्टेप्स क्या है, इस प्रोसेस में कौन सी डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। सो सबसे पहले आप ये सोचें कि अगर कहीं कोई क्राइम हुआ है या कोई पेरेंटल इशू है कि जिसमें पेरेंटिंग का इशू है कि 2 अलग अलग लोग एक बच्चे के लिए क्लेम करते हैं कि ये बच्चा हमारा है, तो कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा, कैसे क्राइम में क्रिमिनल कौन है ये पहचाना जाएगा। तो हर जगह कोई ना कोई सैंपल होता है। जैसे मान लें अगर कहीं कोई मर्डर हुआ है तो वहाँ सैंपल क्या हो सकता है, वहाँ ब्लड क्लॉट्स मिल सकते हैं, या आपको जो है हेयर फॉलिकल्स मिल सकते हैं, नेल्स के कुछ टुकड़े मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सारे सबूत होते हैं जो इकट्ठा किए जाते हैं। या कोई अगर पेरेंटल इशू है तो उसमें बच्चे और पेरेंट्स का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि आप सैंपल इकट्ठा करो। ठीक है, ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, बुक्स में नहीं लिखी जाती, बट शुरुआत यहीं से है, कलेक्शन ऑफ सैंपल। कलेक्शन ऑफ सैंपल करने के बाद सबसे पहला काम है वो क्या होगा। तो सबसे पहला काम है आइसोलेशन ऑफ DNA। जो ये सैंपल इकट्ठा किया गया है इसमें से DNA को निकाला जाएगा। ठीक है, अब कैसे निकाला जाएगा, तो सेल को डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है DNA ऐसे बाहर तो रखा नहीं रहता सेल में। तो वी विल डाइजेस्ट द सेल, बाय डाइजेस्टिंग द सेल को डाइजेस्ट करके DNA विल बी आइसोलेटेड। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है इन दिस प्रोसेस, इट इज डाइजेशन ऑफ DNA बाय एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। नाउ डाइजेशन ऑफ DNA इज डन। अब DNA को डाइजेस्ट करेंगे बाय यूजिंग, देखिए कोई भी प्रोसेस है उसको करने के लिए कोई ना कोई एंजाइम तो लगता ही है। तो डाइजेशन ऑफ DNA की प्रोसेस क्या है, आपको बड़ा सा DNA मिलेगा। कोई भी सैंपल आप लोगे तो उसमें उस इंसान का पूरा DNA मिलेगा। तो उस पूरे DNA के हमें क्या करने पड़ेंगे, फ्रेगमेंट्स करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे। और इन्हीं टुकड़े को करने के लिए हमें क्या चाहिए रहते, मॉलिक्यूलर सीजर्स चाहिए रहती, कैंची। जैसे हमें अगर कोई कपड़ा काटना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, या कोई भी चीज काटनी है, पेपर काटना है, तो हमें क्या चाहिए, कैंची चाहिए, सीजर्स चाहिए कि हम उसके छोटे छोटे टुकड़े कर सके। तो वैसे ही
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सीजर्स का काम कौन करता है? मॉलिक्यूलर एंजाइम्स, जिनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। तो यहाँ कौन सा एंजाइम यूज होगा? एंडोन्यूक्लिएजेस एंजाइम जो है वो सीजर्स का काम करते हैं। तो डाइजेशन ऑफ डीएनए इज डन बाय एंडोन्यूक्लिएजेस एंजाइम। ठीक है, इस एंजाइम की मदद से क्या होगा? डीएनए के फ्रेगमेंट्स कर दिए जाएंगे। तो यू कैन राइट बाय यूजिंग दिस एंजाइम डीएनए इज कट इनटू फ्रेगमेंट्स। डीएनए को क्या कर दिया गया? टुकड़ों में तोड़ दिया गया या काट दिया गया। अब अगली स्टेप क्या होगी? अगली स्टेप होती है सेपरेशन ऑफ दीज कट डीएनए पीसेस। आपने डीएनए को काट तो लिया, लेकिन इसको सेपरेट कैसे करेंगे? सो नेक्स्ट स्टेप इज सेपरेशन ऑफ दीज कट डीएनए फ्रेगमेंट्स। इन कट डीएनए फ्रेगमेंट्स को, जो आपने काटे हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स बाई एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इनको आप क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। तो अलग करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है फॉर द सेपरेशन, दैट इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जेल कौन सा यूज होगा। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए। तो यू विल बी यूजिंग एगरोज जेल। द जेल यूज्ड इज एगरोज जेल, राइट। अब जो आपके ये कट डीएनए के पीसेस हैं, ये कहाँ हैं? ये जेल में चिपक गए हैं। ठीक है, इनको जेल में चिपका लिया गया है। अब आपके कट डीएनए पीसेस कहाँ हैं? जेल के ऊपर हैं। अब क्या करेंगे हम? अब इन फ्रेगमेंट्स को जेल से कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन में। ठीक है, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन में। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये स्केल है। ठीक है, इस स्केल में जेल लगा हुआ है बहुत सारा, और इस जेल के ऊपर हमने क्या किया? डीएनए चिपका लिया। सेपरेटेड जो फ्रैगमेंट्स थे वो इस स्केल में जेल लगा हुआ है, एग्रोस जेल, और इस जेल को हमने जो है डीएनए के साथ रखा। तो डीएनए कहाँ आ गए? फ्रैगमेंट्स इस स्केल के ऊपर जो जेल है उसमें चिपक गए। अब हमें क्या करना है? इस स्केल के जेल से वो डीएनए बाहर निकालना है। ठीक है, तो मान लें कि हमें इस पेन पर वो डीएनए ट्रांसफर करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको इस पर रखेंगे ऐसे। ठीक है, मान लो ये कोई पीस ऑफ पेपर है। ठीक है, और ये क्या है? ये नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन होती है। जो पिंक पेन है, यहाँ पर क्या होती है? एक नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन होती है, जिसको जेल वाली जगह पर, जेल वाले सरफेस पर ऐसे रखते हैं। तो ये जो पिंक कलर का आप पेन रख रहे हैं वो क्या है? आपका नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन है। और इसको कहाँ रख रहे हैं हम? जेल वाली चीज पर। तो ये जब आप इसको ऐसे चिपकाएंगे तो आपके जो डीएनए जेल में थे वो इस नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने डीएनए के टुकड़े किए, टुकड़ों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जेल पे चिपकाया, और फिर जेल से हटा करके कहाँ लेकर आ रहे हैं? नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर लेकर आ रहे हैं। और इस प्रोसेस को ब्लॉटिंग कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्लॉटिंग। अब आपकी अगली स्टेप है ब्लॉटिंग। तो क्या लिखेंगे आप कि फ्रेगमेंट्स फ्रॉम जेल, जेल से फ्रेगमेंट कहाँ जा रहा है? दे आर ट्रांसफर्ड टू नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे जा रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्लॉटिंग। इस प्रोसेस को हम ब्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज और ध्यान रखें, एंड हियर वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज, ये जो ब्लॉटिंग हुई है, ये ब्लॉटिंग क्या था? जेल से डीएनए के पीस को, जेल से आप क्या लेकर आ रहे थे? डीएनए के पीसेस को, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आप नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे ला रहे थे। तो डीएनए को नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे लाने की प्रोसेस को ब्लॉटिंग कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज सदर्न ब्लॉटिंग। अब याद रखें, वेस्टर्न और नदर्न ब्लॉटिंग भी होती है, पर वो जो है आरएनए और प्रोटीन को जेल से निकालने की प्रोसेस है। ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज विद देम, उनको यहाँ मिक्स ना करें। दिस इज कॉल्ड एज सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है? डीएनए को जेल से नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे लाया जाता है। देन आफ्टर दिस ब्लॉटिंग स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज hybridization with
रेडियो लेबल्ड VNTRs। अगली स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद आप ऑटो रेडियोग्राफी यूज करेंगे। लास्ट स्टेप है यूजिंग ऑफ, यहां पर आपने हाइब्रिडाइजेशन किया, हाइब्रिडाइजेशन के बाद यू विल डू ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप ऐसे डीएनए को देख नहीं सकते। सो ऑटो रेडियोग्राफी इज डन सो दैट यू कैन सी देम, आप उन्हें देख सकें। तो ये तो प्रोसेस हो गई, मेथड हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अब बात आती है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक्चुअली किया क्या जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के डायग्राम्स अगर आप बुक से देखेंगे तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड से दिखाई देते हैं, बट एक्चुअली उन्हें अगर ध्यान से पढ़ें तो दे आर वेरी वेरी इजी। सो दिस डायग्राम आई हैव ड्रॉन, फ्यू स्टेप्स आई हैव ड्रॉन प्रीवियसली, जिससे कि वीडियो में बहुत ज्यादा लेंथ ना हो और इजीली समझ आए, इसलिए कुछ चीजें मैंने पहले से ड्रॉ करके रखी हैं। जैसे अब इनकी लेबलिंग करूंगी तो मैं आपको समझा दूंगी साथ में। ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं जो लेफ्ट साइड पे बने हैं, दे आर द डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम इंडिविजुअल 1 या इंडिविजुअल A, ठीक है। और इस तरफ जो ये फ्रैगमेंट्स बने हैं, दे आर द डीएनए फ्रैगमेंट्स टेकन फ्रॉम इंडिविजुअल B। अब आप कंपेयर करेंगे इनको कुछ कॉमन नंबर ऑफ क्रोमोसोम से। जैसे मान लेते हैं कि ये इंडिविजुअल A का क्रोमोसोम नंबर 7 है, ठीक है, और ये भी इंडिविजुअल नंबर B का क्रोमोसोम नंबर 7 है। तो हमने दो इंडिविजुअल्स का क्रोमोसोम नंबर 7 देख लिया। उसके बाद हमने जो है दोनों इंडिविजुअल का क्रोमोसोम नंबर 2 उठा लिया है। ये जो ये है, ये क्रोमोसोम आपको पता है क्रोमैटिड से बने होते हैं और एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं, तो उन्हीं को खोल के लिखा, इसलिए 2-2 लाइन से, राइट। फिर ये जो है ये क्रोमोसोम नंबर 16 है इंडिविजुअल A का, और ये क्रोमोसोम नंबर 16 है इंडिविजुअल B का। तो हमने जो है दो इंडिविजुअल A और B के 3 कोई से भी क्रोमोसोम निकाल लिए। इन्हीं को कंपेयर करके हम देखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक होती क्या है और कैसे पता चलता है कि किससे मैच कर रहा है। तो आप ध्यान से देखें अगर, तो इंडिविजुअल A में जो यहाँ पर ये लाइनें बनी हुई दिख रही हैं, ये है द नंबर ऑफ टाइम्स द जीन इज रिपीटिंग। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। ऐसे गिन गिन के सबको लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स रिपीट हुआ है। यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है 1 और 2। यहाँ पर 1 2 3 4। तो अगर आपको समझ आ गया कि मैं कैसे इसको काउंट कर रही हूँ, तो इसे काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टाइम्स रिपीट है। यहाँ देखें दिस इज 6 टाइम्स, दिस इज 1 टाइम। अगर आपको क्लियर हो गया तो आप अपने आप काउंट कर लेंगे। दिस इज 10 टाइम्स रिपीटेड एंड नीचे वाला जो है वो 6 टाइम रिपीटेड है। और यहाँ पर दिस वन इज 7 टाइम्स, सॉरी दिस इज 1 2 3 4 टाइम्स एंड द लोअर वन इज 7 टाइम्स रिपीटेड, ठीक है। अब ये जो जीन रिपीट मिला है आपको, या जीन के टाइम्स कितनी टाइम्स जो है रिपीट हुआ है, इसको कलर से सेपरेट करके इसलिए दिखाया है कि क्रोमोसोम नंबर 7 पे जो जीन रिपीट है उसको मैंने पिंक कलर से दिखाया है, क्रोमोसोम नंबर 2 पे ब्राउन से और क्रोमोसोम नंबर 16 पे ब्लैक कलर से। अब इसी डायग्राम को हम आगे देखते हैं अगर, तो हमें जो है ये दोनों इंडिविजुअल के क्रोमोसोम समझ आ गए। अब ये जो मैंने लाइनें बना रखी हैं, ये मैंने बना रखी हैं डीएनए विच इज शोइंग मीन्स इट हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडिविजुअल C। मान लो ये इंडिविजुअल आपका क्रिमिनल है, अब या ये डीएनए आपको जो है क्रिमिनल सीन से मिला, क्राइम सीन से मिला हुआ है। ये जो सैंपल मिला था उससे आपने निकाला क्राइम सीन से, और ये दो सस्पेक्टेड हैं कि ये 2 क्रिमिनल हो सकते हैं, और ये आपको सैंपल डीएनए मिला है कहाँ से, क्राइम सीन से। तो आप इसकी स्टडी करेंगे और फिर इससे कंपेयर करेंगे, जिससे मैच कर जाएगा ये डीएनए सैंपल। मान लीजिए इंडिविजुअल A से मैच कर गया तो इंडिविजुअल A क्रिमिनल होगा, और अगर B से मैच कर गया तो B क्रिमिनल होगा। सो लेट अस सी कि इंडिविजुअल C का जो हमें सैंपल मिला हुआ है, ये जो हमें क्राइम सीन से सैंपल मिला हुआ है, इस पर जो है हमें जो है क्या सिचुएशंस मिलती हैं और कैसे ये हमें समझ आएगा कि ये क्या है, और इसे कैसे कंपेयर करेंगे आप जो है दिए हुए इंडिविजुअल A और B से।
तो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। यहां पर देन ये मैं पहले बना देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन कि ये क्या है। वन टू थ्री फोर एंड देन 1 2 दिस इज 3 ओनली 4 1 2 3 4 5 6 7। मैं इनके नंबर्स लिख लेती हूँ। यहाँ मैंने 8, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 1, यहाँ 4 और यहाँ 7 लाइंस बनाई हुई है। अब इन दोनों इंडिविजुअल्स का जो एग्रोस जेल पे डीएनए फ्रैगमेंट्स निकाले जाते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे। दैट इज एम्प्लीफाइड रिपीट्स सेपरेटेड बाय साइज ऑन अ जेल, इट गिव्स अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद आपको यहाँ दिखाई देंगे तो यहाँ देखिए इंडिविजुअल ए के जो आपको यहाँ से डीएनए के फ्रैगमेंट्स मिलेंगे वो कहाँ मिले हैं, वो कैसे मिले हैं। देखिए पहला जो है वो 5 रिपीट्स शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सेटल होते हैं जेल के ऊपर वो जो है बिगर जो है वो पहले आता है। तो बिगर विथ higher repeats will be at the top and the lesser one will be at the bottom. So इन सब में देखें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिपीट किस में है, 10 इसमें है। ठीक है, तो 10 वाला सबसे पहले इंडिविजुअल ए में है 10 वाला हाईएस्ट, तो 10 के सामने आप यहाँ पे एक लाइन बना दें। ठीक है, उसके बाद 10 के बाद अगला बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है। तो 8 वाला इंडिविजुअल बी का है तो आप 8 के सामने एक लाइन बना दें। ठीक है, 8 के बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर जो है वो 7 है और इंडिविजुअल ए में है। तो इंडिविजुअल ए के सामने यहाँ पे आप 7 के लिए, दिस इज नॉट विजिबल, सो ये 7 इंडिविजुअल ए के लिए आप 7 के सामने बना दें। फिर अगला 7 के बाद नंबर है 6 जो कि इंडिविजुअल बी में दिखाई दे रहा है। तो 6 के आगे इंडिविजुअल बी के नीचे ऐसे आप बॉक्स बना दें। तो ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें जो ये रिपीट्स मिले हुए हैं इनको हम इंडिविजुअल ए और बी के हिसाब से ड्रॉ कर रहे हैं। अब 6 तक हमने कर लिया था। इसके बाद अगला नंबर है 5 और 5 है इंडिविजुअल ए में। तो 5 के आगे आप यहाँ पे एक लाइन बना दें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 4 और वो दोनों में है। तो 4 यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट नंबर इज योर 3 और वो इंडिविजुअल ए में है। सो 3 के आगे आप एक लाइन बना लें। फिर नेक्स्ट नंबर इज 2, वो इंडिविजुअल बी में है, यहाँ ड्रॉ कर लें। और फिर नेक्स्ट नंबर इज 1 जो है, अच्छा एक चीज ध्यान दें, 7 भी दोनों के पास था तो इंडिविजुअल ए के साथ साथ बी में भी आप 7 ड्रॉ कर लें। आई मिस्ड इट। फिर 1 है अगला नंबर जो सिर्फ इंडिविजुअल कहाँ है, बी में है। सो 1 के आगे भी एक लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, जो रिपीट्स हैं उनको इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्क्रीन पर मैच करना है। एंड दिस इज शोइंग, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं 12 11 10, ये क्या है, नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। ये जो आपके जीन्स रिपीट हो रहे हैं उन्हीं को हम काउंट करके यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। अब आप देखें कि ये इंडिविजुअल सी जो है इसके डीएनए के जो नंबर्स हैं वो हम यहाँ बनाएंगे इस वाली प्लेट पर। ठीक है, ये एम्प्लीफिकेशन इसका यहाँ हुआ है। तो यहाँ पे 8 रिपीट्स हैं तो 8 के लिए लाइन कहाँ आएगी, ये 8 लिखा हुआ है ना, 8 के सामने। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर है 2, तो 2 इंडिविजुअल सी में है, 2 यहाँ आएगा। देन 6 यहाँ पर लाइन आएगी। देन 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। देन इज 4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ये है 4 के सामने 4। देन नेक्स्ट इज 7, तो 7 तो सबके पास है, ये रहा 7। अब आप इसको मैच करें, क्या ये इंडिविजुअल ए से, इसे छुपा लेते हैं तो ये इंडिविजुअल ए से मैच कर रहा है क्या, कुछ चीजें जैसे 7 वाला फ्रैगमेंट कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर यहाँ से देखें, ये देखें 8 दोनों के पास है, इसके बाद 7 दोनों के पास है। देन दिस नंबर इज 6 दोनों के पास है। देन 4 इज अगेन एवरीवेयर। तो इट मीन्स कि ये जो आपको क्राइम सीन से सैंपल ऑफ डीएनए मिल रहा है ये किससे मैच कर रहा है, ये इंडिविजुअल बी के डीएनए से मैच कर रहा है। इट मीन्स बाय दिस टेक्निक यू कैन नाउ टेल दैट द
criminal for this crime will be the individual B, not A. क्यों? क्योंकि जो आपको क्राइम सीन से डीएनए फ्रैगमेंट मिल रहा है वो किससे मैच कर रहा है? उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इंडिविजुअल B के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मैच कर रहा है. That is why you can say the criminal will be individual B. So we got the conclusion that C individual, जो सी आपको सैंपल मिला है वो सैंपल किससे मैच कर रहा है? इंडिविजुअल बी से. दैट इज वाई इंडिविजुअल बी इज कंसिडर्ड एज द क्रिमिनल. सो दैट्स ऑल अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. आई होप इट वाज क्लियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.